एपिसोड की शुरुआत उसी रोमांटिक पोज से होती है। ट्रेन के झटके की वजह से हीरो ने बोम को पकड़ा हुआ है। बोम उसकी आंखों में देखती है और उसे कुछ याद आता है। उसे एहसास होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने पहले भी देखा था। हीरो पूछता है, कहीं चोट तो नहीं लगी? बोम कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी बोम की नज़र भीड़ में खड़े एक आदमी पर पड़ती है। ये वही चश्मे वाला आदमी मतलब वकील है जो स्टेशन पर सेजन के साथ दिखा था। बोम चिल्लाती है, वो रहा वो आदमी जो सेजन के साथ था। हीरो तुरंत पलटता है। वो भीड़ को चीरते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। चश्मे वाला आदमी पलटता है और हीरो को देखकर हैरान रह जाता है। हीरो और पुराने दुश्मन का आमना सामना। वकील वो हीरो को पहचान लेता है और कहता है, सोन जे ग्यू, तुम जिंदा थे? मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। ये वही आदमी है जिसे हीरो ने स्कूल के दिनों में पीटा था। हीरो का रिएक्शन बहुत ही फनी है। वो उसे पहचानता ही नहीं है। वो पूछता है, तुम कौन हो और मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? बोम बीच में आती है और पूछती है, सेजन कहाँ है? तुम उसे कहाँ ले गए थे? हीरो गुस्से में पूछता है कि सेजन कहाँ है। वकील अपना कोट ठीक करते हुए एक बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, मैं सेजन का बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर हीरो और बोम दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे जिसे किडनैपर या ऑनलाइन बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, वो असल में सेजन का अपना सगा भाई निकला। वो बताता है कि सेजन घर से भागी नहीं है, बल्कि वो उसे घर वापस ले जा रहा है और उसने माता पिता को बता दिया है। यानी सेजन सुरक्षित है, बस अपने सख्त परिवार की पकड़ में है। अगला सीन रात का है। वे तीनों हीरो की जीप में वापस आ रहे हैं। हान ग्यूल वो बहुत शर्मिंदा है। वो कहता है, सॉरी, मुझे लगा सेजन किसी अनजान आदमी के घर जा रही है, इसलिए मैं डर गया था और आप लोगों को परेशान किया। तो बोम वो उसे समझाती है, मासी मत मांगो, तुमने एक दोस्त के नाते बहुत अच्छा किया। अगर सच में कोई मुसीबत होती तो? वो उसकी हिम्मत की तारीफ करती है। हीरो भी अपने भतीजे का साथ देता है। वो कहता है, तुमने सियोल तक आने का जो फैसला लिया वो सही था, तुम बहुत बहादुर हो। आगे सीन सेजन के घर का है। उसका बड़ा भाई मतलब वकील उसे मोजे पहना रहा है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो सेजन से पूछता है, तुम उस सोन जे ग्यू के साथ क्यों थी? उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस गुंडे को वो 10 साल से ढूंढ रहा है वो उसकी बहन के साथ क्या कर रहा था। सेजन पूछती है, तुम्हें उनका नाम कैसे पता? भाई चिढ़ जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जेग्यू अब एक सामान्य इंसान की तरह जी रहा है। तभी हम फ्लैशबैक में स्कूल का वो दिन, जहां हमें एक बहुत ही प्यारा और फनी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 10 साल पहले का है। क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं और वही चश्मे वाला वकील मतलब तब स्टूडेंट था, पढ़ाई में मग्न है। तभी दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो यानी यंग सोन जे ग्यू अंदर आता है। हीरो के हाथ में किताबें नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा हान ग्यूल है। हीरो टीचर से माफी मांगता है कि घर पर बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे साथ लाना पड़ा। वकील पढ़ाई डिस्टर्ब होने से चिढ़ जाता है क्योंकि बच्चा रो रहा है। हीरो बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा चुप नहीं होता। फिर हीरो उस चश्मे वाले लड़के के पास जाता है और कहता है, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, शायद बच्चे भी संभाल लोगे, और जबरदस्ती बच्चा उसकी गोद में दे देता है। कमाल की बात यह है कि बच्चा उस पढ़ाकू लड़के की गोद में जाते ही चुप हो जाता है। पूरी क्लास ताली बजाती है। ये वही पल है जिसकी वजह से वकील हीरो को आज तक याद रखता है। एक छोटा सा सीन हीरो के लॉकर का है जहां ढेर सारे पैसे रखे हैं। ये दिखाता है कि हीरो उस कम उम्र में भी पढ़ाई, काम और बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहा था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तीनों कार में वापस लौट रहे हैं। बोम हीरो को जज कर रही है। वो सोचती है कि ये आदमी अजीब है, कभी गुंडा लगता है, कभी मार्शल आर्टिस्ट। वो पूछती है, वो आदमी तुम्हें 10 साल से क्यों ढूंढ रहा था? हीरो बात टाल देता है, छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हीरो बताता है कि घर पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे और 400 किलोमीटर का सफर है। पीछे बैठा भतीजा हान ग्यूल उठता है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो थका हुआ है। हीरो डिसाइड करता है कि इतनी रात में सफर करना ठीक नहीं, उन्हें यहीं रुकना चाहिए। तीनों एक होटल की लॉबी में पहुंचते हैं। हान ग्यूल लॉबी में बैठकर सेजन को मैसेज करता है। सेजन बताती है कि उसके भाई ने उसका फोन छीन लिया है। बेचारे रोमियो और जूलियट वाली हालत है। इधर हीरो और बोम रिसेप्शन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वीकेंड होने की वजह से सारे कमरे बुक हैं, सिर्फ एक कमरा खाली है, फैमिली रूम, जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है। बोम हैरान होकर कहती है, हम फैमिली थोड़ी हैं, एक कमरे में कैसे रहेंगे? हीरो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है, मकसद सिर्फ सोना है, अलग अलग कमरे लेने से ये सस्ता भी पड़ेगा और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है, हम वो कमरा लेंगे। बोम को विश्वास नहीं हो रहा कि उसे इस गुंडे के साथ एक ही रात में कमरे में रहना पड़ेगा। बोम शॉक में है और हीरो ने चाबी ले ली है। आगे वे दोनों उसी फैमिली रूम में पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हीरो हीरोइन दोनों हैरान रह जाते हैं। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल बना हुआ है और तौलिए से बत्तखें बनी हैं। शैंपेन रखी है,
बोम जल्दी जल्दी वो फूल हटाने लगती है। हीरो सोन जे-ग्यू भी बहुत अजीब महसूस कर रहा है। दोनों तो अजीब परेशानी में आ गए हैं। आगे दोनों में बहस होती है कि पहले नहाने कौन जाएगा। माहौल में इतनी ज्यादा टेंशन और अजीबोगरीब फीलिंग है कि हीरो अपनी एनर्जी निकालने के लिए जमीन पर ही पागलों की तरह पुशअप्स लगाने लगता है। ये देखकर हीरोइन उसे घूर रही है। तभी हीरोइन उसकी मदद करने के लिए नीचे जाती है। तभी एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उनकी सांसें टकरा रही हैं, नजरें मिली हुई हैं। ऐसा लगता है कि किस होने वाला है, लेकिन फिर हीरो हड़बड़ा कर उठता है और अपने भतीजे पर चिल्लाता है, तुम पहले नहा लो। आगे हीरो जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस रोमांटिक पल में फंसा है। दूसरी तरफ रूम में हीरो का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है दैट वुमन। हीरोइन ये देखकर जल भुन जाती है। वो सोचती है ये कौन है, एक्स गर्लफ्रेंड या कोई और। उसे जिज्ञासा होती है और वो फोन लेकर हीरो को देने पूल की तरफ जाती है। पूल में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है जिस पर शार्क की फिल्म चल रही है। एक बच्चा पानी में मस्ती कर रहा है, लेकिन अचानक वो डूबने लगता है। हीरोइन उसे देख लेती है और उसकी और मदद के लिए चिल्लाती हुई जाती है। तभी हीरो उसे देख लेता है। वो पानी के अंदर बिल्कुल शार्क या टॉर्पीडो की रफ्तार से तैरता हुआ आता है। हीरो बच्चे को गोद में उठाकर पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बचाता है। तभी बच्चे की माँ आती है। बच्चा हीरो का डरावना चेहरा और हट्टे कट्टे शरीर को देखकर डर जाता है और रोने लगता है। वो अंकल डरावने हैं। माँ को लगता है कि हीरो ने उसके बच्चे को डराया है या कुछ गलत किया है। बजाय थैंक यू बोलने के वो हीरो को ही भला बुरा कहने लगती है। हीरो चुपचाप वहां खड़ा रहता है। उसे आदत है कि लोग उसे हमेशा राक्षस या गुंडा ही समझते हैं, भले ही उसने जान बचाई हो। वो सफाई नहीं देता और वहां से जाने लगता है। हीरो को चुपचाप इल्जाम सहते देख बोम को अपना पुराना जख्म याद आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोल में उसके साथ क्या हुआ था। जब बोम क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी एक अमीर औरत स्कूल में आती है और बोम पर इल्जाम लगाती है कि उसका अफेयर उस लेडी के पति यानी स्टूडेंट के पिता के साथ चल रहा है। बोम कहती है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन औरत उसकी बात नहीं सुनती और सबके सामने उसके बाल पकड़कर उसे बुरी तरह मारती है। बोम को याद आता है कि कैसे बिना किसी गलती के उसे जलील किया गया था और उसे भागना पड़ा था। फ्लैशबैक से बाहर आकर बोम को एहसास होता है कि जो उसके साथ हुआ वही आज हीरो के साथ हो रहा है, गलतफहमी और बदनामी। वो भागकर उस औरत, बच्चे की माँ और हीरो के पीछे जाती है। वो उस माँ को रोकती है और चिल्लाती है। फिर वो हीरो से कहती है, तुम सफाई क्यों नहीं दे रहे, क्यों चुपचाप जा रहे हो। हीरो कहता है, छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोम एक बहुत दमदार लाइन बोलती है, सफाई देनी चाहिए। अगर सच्चाई को एक बार दफना दिया जाए तो उसे वापस खोदकर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये बात वो हीरो के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी बोल रही है। वो हीरो का हाथ पकड़कर उसे वापस उस औरत के पास ले जाती है ताकि गलतफहमी दूर की जा सके। आगे स्टोरी सियोल से वापस गांव में शिफ्ट होती है। आपको याद होगा कि स्कूल के वो 3 टीचर्स यानी सीनियर, जूनियर और लेडी टीचर ने कसम खाई थी कि वे जुजित्सु यानी मार्शल आर्ट्स सीखेंगे ताकि वे हमारे हीरो यानी सोन जे-ग्यू को पीट सकें। लेकिन यहाँ तो उनका दांव उल्टा ही पड़ गया। वे तीनों जिम में हैं। कोच उन्हें जमीन पर लेटकर बचाव करने का एक टेक्निक सिखा रहा है। जब कोच जूनियर मेल टीचर और लेडी टीचर की जोड़ी बनाता है तो सीनियर टीचर विरोध करता है। वो कहता है, अरे लड़का और लड़की एक साथ ये चिपकने वाला खेल कैसे खेलेंगे, ये ठीक नहीं है। लेडी टीचर उसे चुप करा देती है। वो बड़े टशन में कहती है, ये ताकत का खेल नहीं, तकनीक का खेल है, हम प्रोफेशनल हैं। लेडी टीचर जमीन पर लेटी है और टीचर उसके ऊपर खड़ा है। उसे अपने पैरों से टीचर को पीछे धकेलना है। कोच कहता है, ऐसे करो, ऐसे करो। लेडी टीचर जोश में आ जाती है। वो योरे योरे करते हुए अपने पैर चलाती है। अचानक उसका निशाना चूक जाता है और वो पूरी ताकत से टीचर के प्राइवेट पार्ट यानी ग्रॉइन पर किक मार देता है। लेडी टीचर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टीचर दर्द और शॉक में जमीन पर गिर जाता है। जिम में सन्नाटा छा जाता है। सीनियर टीचर और लेडी टीचर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है क्योंकि लेडी टीचर वही तकनीक वाली बात बोल रही थी। सीन जिम के बाहर का है। लेडी टीचर डरी हुई जूनियर टीचर के पीछे पीछे आ रही है। वो पूछती है, क्या आप ठीक हैं? क्या अस्पताल चलें? हर्जाना भरना पड़ेगा क्या? वो बहुत घबराई हुई है कि कहीं उसकी शादी ना रुक जाए। जूनियर टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो उसे इतनी तेज और ठेठ बोली यानी सतुरी में डांटती है कि बेचारी की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है, शक्ल देखी है अपनी, आईने में जाकर देख। काला कलूटा चेहरा लेकर हीरो बनती है। तेरा सिर इतना छोटा है, उसमें दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? वो उसे इतना जलील करता है कि तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, पहले इंसान बन, और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है।
आगे सिक्योरिटी रूम में हीरो, हीरोइन और वो झगड़ालू माँ सिक्योरिटी मॉनिटर देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि हीरो ने बच्चे को डराया नहीं, बल्कि बिजली की तेजी से उसकी जान बचाई थी। वो लेडी जिसने हीरो को राक्षस कहा था, अब बहुत शर्मिंदा है। वो कॉरिडोर में हीरो के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हीरो बहुत शांत है। वो कहता है, कोई बात नहीं, माँ होने के नाते आप डर गई थी, मैं समझ सकता हूँ। ये देखकर बॉम के चेहरे पर गर्व और राहत दिखाई देती है। उसे खुशी है कि हीरो की बदनामी धुल गई। अब सीन होटल के कमरे का है। तीनों सोने की तैयारी कर रहे हैं। भतीजे हानग्यूल का फोन बजता है। ये कॉल सेजिन का है। हानग्यूल कहता है, मैं फोन पर बात करके आता हूँ, और वो रजाई लेकर बाहर भाग जाता है ताकि वो सुकून से बात कर सके। बॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। अब कमरे में सिर्फ हीरो और हीरोइन अकेले बचे हैं। लाइट बंद है, लेकिन माहौल में थोड़ी झिझक और अजीब सी खामोशी है। हीरो अपनी तरफ लेटा है, लेकिन उसकी नज़रें हीरोइन पर हैं। उसे लगता है वो धीरे से अपने आप से कहता है, चमक रही है, ये तो किसी तारे की तरह चमक रही है, सच में बहुत सुंदर है। वो शायद हीरोइन के गले के लॉकेट या खुद हीरोइन की तारीफ कर रहा है। बॉम ये सुनकर तो शौक है और पूछती है, क्या कहा तुमने? हीरो घबरा जाता है। अपनी बात छुपाने के लिए वो खिड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है, अरे मैं तो उस टावर की बात कर रहा था, सियोल की लाइट्स, वाह क्या चमक है, सियोल तो सियोल है भाई। वो हड़बड़ाहट में करवट बदल लेता है और सोने का नाटक करता है। हीरोइन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आखिर में बॉम खिड़की से बाहर सियोल टावर को देखती है और मन ही मन सोचती है। यहाँ एक बड़ा राज और इमोशन सामने आता है। बॉम सोचती है, क्या इसे अभी भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ, या ये नाटक कर रहा है? असल में हीरो को बचपन की धुंधली यादें आ रही हैं, लेकिन वो पक्का नहीं है। बॉम फैसला करती है कि शायद अनजान बने रहना ही अभी के लिए बेहतर है। वो अभी अपनी असली पहचान यानी बचपन की दोस्त दूसिक हीरो को नहीं बताना चाहती है। आगे सीन सेजन और उसके भाई का है, जो कार में है। वकील बॉम की माँ को फोन करके बताता है कि बॉम मिल गई है। माँ पूछती है कि कहाँ है वो और कैसी है, क्या उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, और मुझे उसका पता बताओ। तो वकील कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो उसी लड़के के मोहल्ले में रहते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि क्या तुम्हें वो लड़का भी मिल गया जिसने तुम्हारे पैसे चुरा कर भागा था? तुम मुझे बॉम का पता बताओ। तो वकील पुरानी यादें को याद करता है। जब उसने बॉम को पहली बार देखा था, तब वो कितनी खुश और खूबसूरत दिखती थी। ऐसा लगता है जब ही वकील उसे पसंद करने लगा था। आगे वो बॉम की माँ से कहता है कि यदि मिस बॉम घर से भागी है तो उसका कुछ न कुछ कारण ज़रूर होगा। मैं आपको उसका पता नहीं बता सकता हूँ। मैं आपके और बॉम के बीच नहीं आना चाहता हूँ। मैं उसे और दुख नहीं देना चाहता हूँ। तभी ये बात उसकी बहन सुन लेती है, जो सो रही थी। वकील उससे पूछता है कि तुम्हारी टीचर कहाँ रहती है, मुझे उसका पता दो, और वो उसके घर तरफ चले जाते हैं। सीन स्कूल के स्टाफ रूम का है। वो लेडी टीचर बॉम से पूछताछ कर रही है। लेडी टीचर शक करती है, तुम सॉन जे ग्यू के साथ सियोल क्यों गई थी, क्या चक्कर है? अब बॉम चुप नहीं रहती। वो हीरो के लिए शेरनी बन जाती है। वो सबको बताती है, सॉन जे ग्यू वैसा इंसान नहीं है जैसा आप समझते हैं। वो सियोल सिर्फ अपने भतीजे हानग्यूल की मदद करने गया था। उसने वहाँ अपनी जान पर खेलकर किसी अजनबी बच्चे की जान बचाई और बदले में बेइज्जती भी सही। बॉम साफ कहती है कि हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो टीचर सीनियर जो हीरो से नफरत करता था, वो भी हीरो की तरफदारी करने लगता है। वो कहता है, जरा सोचो, एक जवान लड़का अपनी जवानी और रोमांस छोड़कर एक बच्चे भतीजे को पाल रहा है। अगर वो बुरा इंसान होता तो इतनी जिम्मेदारी क्यों उठाता? टीचर्स को एहसास होता है कि हीरो दरअसल एक जिम्मेदार गार्जियन है, कोई आवारा गुंडा नहीं। पूरे स्टाफ रूम का माहौल बदल जाता है। बॉम डेस्क पर है और तभी वहां रखे फोन पर फिर से वो औरत दैट वुमन का कॉल आता है। बॉम का चेहरा उतर जाता है। उसे जलन हो रही है, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये औरत जरूर इन दोनों के बीच कोई नई मुसीबत लाने वाली है। आगे सीन की शुरुआत स्कूल से होती है। भतीजा सेजिन के पास जाता है और उसे एक किताब डेमियन वापस करता है, जिस पर सॉरी का नोट चिपका है। सेजिन उससे चिड़ी हुई है कि उसने बड़ों को बता दिया, लेकिन हानग्यूल बहुत सीरियस होकर कहता है, बड़ों को बताने के लिए माफ़ी, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा था क्योंकि तुम किसी अनजान आदमी के घर जा रही थी। ये दिखाता है कि वो सेजिन की परवाह करता है। सेजिन पूछती है कि वो क्या चाहता है। हानग्यूल कहता है उसका तर्क है कि यदि कक्षा में 25 छात्र नहीं होंगे तो ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से उसे फर्स्ट ग्रेड नहीं मिल पाएगी। वो उसे चुनौती देता है कि वो अपनी पढ़ाई बेहतर करे और उसे हराए, क्योंकि वो चाहता है कि सेजिन भी सफल हो ताकि उसका अपना रैंक सुरक्षित रहे।
बाद में क्लास में जब दूसरे लड़के किताब की टाइटल का मजाक उड़ाते हैं तो सेजिन उन्हें सुधारती है कि वो डेमियन है और फालतू का ज्ञान झाड़ रहे हैं, जो सीन में कॉमेडी डालता है। आगे अब सीन रात का है, मूसलाधार बारिश हो रही है। टीचर बोम छाता लेकर जा रही है। उसे सड़क किनारे हीरो घुटनों के बल बैठा दिखता है। वो नाली ड्रेन में हाथ डालकर कुछ कर रहा है। बोम को फिर लगता है कि ये अजीब आदमी कोई नशा कर रहा है या पागलपन कर रहा है। बोम पीछे से जाकर उसे देखती है। क्या कर रहे हो, कहती है। हीरो अनजाने में अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करता है और लोहे की सलाखों को मोड़ देता है। हाथ बाहर आते ही पता चलता है कि वो एक डूबते हुए छोटे पिल्ले को बचा रहा था। बोम को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे फ्लैशबैक जंगल याद आता है। अंधेरा है और हीरो फावड़े से गड्ढा खोद रहा है। बोम पेड़ के पीछे छिपी है। उसे लगता है कि पिल्ला मर गया है और हीरो उसे दफना रहा है, या शायद हीरो ने उसे मार दिया। वो डर के मारे कांप रही है। तभी हीरो पिल्ले को उठाता है और उससे बात करता है। पिल्ला जिंदा है। हीरो कहता है, अरे तुम तो वही हो जिसे मैंने भूस्खलन के वक्त बचाया था। यानी ये कुत्ता हीरो को पहले से जानता है। बोम की जान में जान आती है। बोम की गोद में भीगा हुआ पिल्ला कांप रहा है। वो पूछती है, गाड़ी में पहुंचने के लिए कुछ है? हीरो उसे देखता है और बहुत ही अजीब तरह से कहता है, हाँ है ना, मेरी टी-शर्ट है। आगे वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। दोस्तों, आगे की स्टोरी आपको आज दोपहर में मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।